तो चैप्टर 1 में सबसे पहले एमसीक्यूज। अच्छा, एक एमसीक्यूज में आपको कोई ना कोई कंपाउंड गिवन होते हैं, जस्ट लाइक NO2 है, N2O4 है या NO है, तो इस तरह का कोई कंपाउंड गिवन है। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना होता है, वो पूछता है लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या करेंगे, आपको इनका मास गिवन होगा, फर्स्ट कर लो ये 100 ग्राम ईच है। तो आपने सिंपली, आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो अब आपने इन तीनों के बारी बारी नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो जिसके मोल्स लेस होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लेस होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लेस होंगे, और जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मोल्स जो है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो एक एमसीक्यूज पहले चैप्टर में इस तरह का हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो है, इसमें आपको अगर जैसे आपकी बुक में एक है Al2O3, अब इसमें वो कहता है जी, इसमें यानी फर्ज कर लो आपके पास 400 ग्राम है Al2O3, तो इसमें एल्यूमिनियम का मास कितना है, या इस तरह कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें अगर उसका मास गिवन हो और कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का मास निकालना हो, तो फिर सिंपल जैसे इसका कर लें 2 into इसका एटॉमिक मास 24 प्लस 3 into 16, तो 54 प्लस 48 कितना बना, ये वो कितना बना, 102 ग्राम। अब आप इसको बेशक रेशियो से देख लें, Al वर्सेस Al2O3, 54 ग्राम है ये 102 में, तो 400 ग्राम अगर ये होगा तो ये कितना होगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहां से ये एमसीक्यूज अगर आएंगे तो इस तरीके से हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें पहले चैप्टर में दो तरह के सवाल हो सकते हैं। नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट में से हो सकता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट, दूसरा यील्ड। ये दो, और या फिर y एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, उसकी रीजन गिवन है आपको कि ड्यू टू मैकेनिकल लॉस या साइड रिएक्शन में अगर या रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल इस वजह से। तो ये दो क्वेश्चन। तीसरा जो हो सकता है भी इस पहले चैप्टर में, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में भी पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड, अब जैसे वाटर है, आपकी बुक में सिर्फ वाटर की है, तो जरूरी नहीं है वाटर हो, अमोनिया भी हो सकता है, मीथेन भी हो सकता है। जैसे एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि एक जो मीथेन का मॉलिक्यूल है उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फिर आप क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने कोवेलेंट बॉन्ड है, जो आपने मॉलिक्यूल्स निकाले होंगे उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं होंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर चैप्टर 1 की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक तो भाई आपकी एग्जांपल है पहले चैप्टर में, जिसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है, उसको आयनाइज किया हुआ है, तो जिसमें आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन निकालने। एग्जांपल 1.4, एग्जांपल 1.4 है भाई, और एक इसमें असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट, और सेल्फ असेसमेंट 1.4 और इसका पार्ट 2 सेल्फ असेसमेंट 1.4 और इसका पार्ट 2। तो बच्चे ये हो सकते हैं क्वेश्चन जो अगर आएगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड में से आएगा, और इसके अलावा जो है ये दो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए।
अच्छा हाँ, इसके बाद आप आ जाए एक्सरसाइज में भी दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी, जिसमें मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, रिएक्ट करती है HCl से, तो हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसमें CHBr3 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बच्चे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में जो इसका थ्योरेटिकल पहला पार्ट है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ई और एम वैल्यू, जो कैथोड रेज की ई और एम वैल्यू है, वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, जबकि ई और एम वैल्यू जो पॉजिटिव रेज की है, प्रोटॉन की है, वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। इसके रीजन, और इसके बाद न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज में से प्रोजेक्टाइल यूज ऑफ न्यूट्रॉन, ये इसका पॉइंट 8 है इसकी प्रॉपर्टीज में, और इसका पहला पार्ट जिसमें न्यूट्रॉन्स की डीके है। इसके बाद आपकी रेडियस और एनर्जी की कैलकुलेशंस, लेकिन उसमें याद रखना है कि z वो जरूरी नहीं है। जो आपकी बुक में कैलकुलेशंस हैं, तो उसमें आपने z जो है वो 1 पुट किया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन है। तो आपके पास हीलियम या फिर लिथियम, इसका भी दे सकता है। तो हीलियम के लिए जो आपने z पुट करना है, वो क्या करना है, हीलियम के लिए 2, जबकि लिथियम के लिए जो आपने z पुट करना है 3। तो इसमें याद रखिएगा, जो रेडियस वाली इक्वेशन है, रेडियस में जो z है वो डिवाइड हो रहा है, और z है, z स्क्वायर नहीं है, जबकि एनर्जी वाली जो डेरिवेशन है उसमें z नहीं है, z स्क्वायर है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब उसमें एनर्जी में z नहीं है, z स्क्वायर है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसके बाद बच्चे जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में डिफरेंस। स्पेक्ट्रल लाइन से एक एमसीक्यूज आता है। अब स्पेक्ट्रल लाइन से एमसीक्यूज भी आता है, और स्पेक्ट्रल लाइन से जो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी है। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है आपके पास कौन कौन सी है, लेमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। तो इसमें आपने जस्ट ये देखना है कि इसमें N1 1 है, और N2 इसका नेक्स्ट, मतलब 2 3 4 सो ऑन। इसमें N1 2 है, और N2 3 4 सो ऑन। N1 जो है वो क्या है 3, N2 जो है वो 4 5 सो ऑन। इसमें जो है N1 4, N2 जो है वो आपका कहां से स्टार्ट होगा 5 6 सो ऑन, और इसमें जो है वो आपका N1 जो है वो 5, और N2 जो है वो आपका स्टार्ट होगा 6 सो ऑन। अब इसके लिए इक्वेशन न्यू बार आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1 by N1 का स्क्वायर माइनस 1 by N2 का स्क्वायर। तो अब आपने अगर लेमैन की फर्स्ट यानी अल्फा सीरीज के लिए, तो N1 तो 1 पुट करना है यहां पे, तो फर्स्ट सीरीज के लिए ये 2, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4, और अगर लिमिटिंग लाइन फाइंड आउट करनी है तो फिर यहां पे क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी पुट करेंगे। तो ये सारी सीरीज, इनको स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो ये लास्ट ईयर ये उसमें लॉन्ग में आ गया था, तो लॉन्ग में आई ना एमसीक्यूज में, यानी वो कह सकता है कि जो लेमैन सीरीज है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड की तरफ, यानी बता देगा आपको कि वो N2 जो है वो क्या आपने पुट करना है, यानी फर्स्ट लाइन है तो 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है। उसके लिए वेव नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है ये किस किस रीजन में है, यानी जो लेमैन सीरीज है वो किस रीजन में है, यूवी में है, किस में है। तो बाल्मर सीरीज है वो किस रीजन में है। तो ये आप, यानी आपको आपसे पूछेगा, जैसे अगर हम बात करें पास्चर सीरीज की, तो पास्चर सीरीज किस में होती है, आईआर रीजन। ठीक है भाई। इसके बाद क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स दो बड़े अच्छे तरीके से करने हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये भी हो सकता है कि आपको वो n की वैल्यू दे दे, सपोज यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, बाकी वो कहता है कि कॉम्बिनेशन आप फाइंड आउट करें, n3 दे दे। ऐसे में आप क्या करते हैं, n l m और s। n अगर 4 है तो फिर आपको पता है जो l होता है वो क्या है, n 1, यानी 4 - 1 मीन 0 1 2 3। तो l जो होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3।
और m अगर l 0 है तो फिर m भी क्या है 0, तो ये सेकंड वैल्यू है, इसको फिर पुट करेंगे 0 +1 -1, और ये हमेशा +1/2 या फिर -1/2 यही रहेगा। ये कॉम्बिनेशन अगर ये 2 है तो फिर इसकी थर्ड वैल्यू यानी 0 +1 +2 -1 और -2, ऐसे कॉम्बिनेशन यानी n आपको देगा तो बाकी आपको ये कॉम्बिनेशन खुद बनाना होगा। इसके बाद बच्चे सेकंड चैप्टर के एंड पे अगर हम जाएं तो जी एनर्जी के जो रूल्स हैं, यानी एनर्जी के रूल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं जिसमें 4 है आपकी बुक में, तो ये चारों करने हैं, खास तौर पे n+l रूल और हुंस रूल, ये अच्छे तरीके से करने हैं। तो n+l रूल जो है उससे आप निकाल सकते हो कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। जैसे आपको कहता है कि 4s है और 3d है, इनके ऊपर अगर आप n+l रूल अप्लाई करते हैं, 4s है तो 4 + 0, इसके लिए 3 + 2 5, इसकी n+l वैल्यू कम है इसलिए इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, और ये ऑर्बिटल पहले फिल होगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास n+l रूल। हाँ ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं 4s और 3p लिख लेता हूं, अब इसके लिए आएगा यानी n की वैल्यू है 4 + 0 4, और ये 3 + p के लिए जो l की वैल्यू 1 है, दोनों की सेम आ गई। अगर n+l वैल्यू सेम आती है तो फिर वो ऑर्बिटल पहले फिल होता है जिसकी n वैल्यू कम होती है। n वैल्यू किसकी कम है, p ऑर्बिटल की कम है जो कि 3 है, इसका मतलब है 3p ऑर्बिटल पहले फिल होगा जिसकी n वैल्यू कम आती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको दे दें पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ या फिर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। अगर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यानी अगर कैल्शियम के बाद का कोई एलिमेंट देता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उसमें क्रोमियम और कॉपर जो है उसको माइंड में रखना है, उनका जो इलेक्ट्रॉन है 4s की बजाय वो 3d ऑर्बिटल में होगा। थर्ड चैप्टर में, तो थर्ड चैप्टर में भी 3 टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, वो 3 टॉपिक वेस्पर, वीबीडी और एमओडी। तो वेस्पर में ज्योमेट्रीज है मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें बाकी तो गिवन है आपको Ab4 है, Ab3 है, Ab2E2 है या Ab5 Ab6 है। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे S सल्फेट -2 PO4 -3 या कार्बोनेट -2, तो आयन दे दे, तो आपको पता है SO4 है तो ये S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और नेगेटिव हो नेगेटिव। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को इफेक्ट नहीं करते, मीन सेम आप उन मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। अगर इसको कार्बोनेट, यस ये, अब इसमें सल्फेट जो है मल्टीपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी 1 2 3 4 सेम टेट्राहेड्रल, इसकी 1 2 3 ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। वेस्पर एक हो सकता है क्वेश्चन इसमें से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री निकालना। हाँ खास तौर पे जो चौथा ग्रुप है, ग्रुप 4a और ग्रुप 5 है, 4a में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड को याद रखना है कि टिन में SnCl2 या PbCl2, इन दोनों की बेंट ज्योमेट्री है, क्योंकि इन दोनों में वैसे चौथे ग्रुप वाले 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन टिन लेड एक टॉपिक है पढ़ेंगे हम बाद में, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसकी वजह से इनमें एक एक लोन पेयर होता है, इनकी ज्योमेट्री बेंट, एंगुलर या वी शेप हो जाती है। ग्रुप 5a की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो अब इसमें NH3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, PH3 हो सकता है, PCl3 हो सकता है, ASH3 हो सकता है, ASCl3 हो सकता है, SbH3 हो सकता है, SbCl3 हो सकता है, सेम BiH3। इन सब की जो है ज्योमेट्री सेम है, कि ये अगर हम देखें क्या ज्योमेट्री होगी इनकी,
इनकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, यानी ये वाली ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामिडल बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल वाला, लेकिन लोन पे रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ये हो गया वेस्पर में जो है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज के बारे में। अच्छा, इसके बाद अगर हम वीबीटी पे जाएं तो खास तौर पे विजन हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में इथीन की हाइब्रिडाइजेशन और एसिटाइलिन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एक्सिस के दरमियान होती है, एक्सिस के ऊपर होती है, दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन होती है। तो ये रीजन है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। अच्छा, इसके बाद ये एमओटी से क्वेश्चन आता है। अब खास तौर पे एमओटी अगर वो कहते हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं करती नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, तो फिर आपको पूरा बना के बताना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है कि He2 का जो मॉलिक्यूल है एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप इसमें आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है 1s2, इसमें आप बनाएंगे 1s, इसमें दो इलेक्ट्रॉन 1s दो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s है लेकिन सिग्मा 1s, ये भी 1s है लेकिन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे दो इसमें, तो यू कैन सी कि बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है। तो आप अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है डिवाइडेड बाय 2, तो 0 आ है। इसका मतलब ये हुआ He और He इसके दरमियान ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीलियम वैसे भी नोबल गैस है, बॉन्ड नहीं बना। इसके अलावा खास तौर पे एमओटी पे बोरान जो है, बोरान में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के बोरान को अगर हम देखें तो उसके लिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरान में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये अगर हम बोरान का बनाएंगे, बोरान के लिए अगर ये 2px है, 2py है और 2pv, 2px 2py और 2pv, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका अब याद ये रखना है, यानी ये pi2py और pi2pz इनकी एनर्जी सेम है। ये जो सिग्मा स्टार 2px है, सिग्मा 2px जो है इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा है, जबकि ऊपर जाएंगे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pv इनकी एनर्जी सेम, जबकि सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो भाई अब इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक इसमें, तो अब दो इलेक्ट्रॉन है, जब आप फिलिंग करेंगे ये इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। जब फिलिंग करेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अब इन दोनों की एनर्जी सेम है। तो आपको प्रिंसिपल जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन के रूल्स पढ़े हैं उनके मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, पैरामैग्नेटिक आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, लेकिन BF3 देखें, इसमें बोरान तो 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, तो MOT जो है उसके मुताबिक इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आना चाहिए, लेकिन बोरान जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये बोरान का भाई ये आपको पता होना चाहिए MOT में। यस, इसके बाद जो अगला पोर्शन है 13 चैप्टर, इसका थर्ड चैप्टर का बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स और बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर। बॉन्ड लेंथ में जितना बॉन्ड लेंथ शॉर्टर उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। खास तौर पे जो sp2 और sp3 वाला कांसेप्ट है,
आपको पता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में sp, डबल बॉन्ड में कार्बन sp2 दोनों कार्बन, और सिंगल बॉन्ड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है sp2 से और sp2 स्ट्रॉन्गर होता है sp3 से। हाँ, इसमें आप क्वेश्चन बन सकता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो ट्वाइस स्ट्रॉन्गर नहीं होता सिंगल बॉन्ड का। वजह यानी अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की है 348 किलो जूल, तो डबल बॉन्ड की 696 होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड की आई थिंक 619 है या 614 है, डबल नहीं है, और इसकी थ्राइस नहीं है, यानी 348 मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए, 1000 के राउंड अबाउट होना चाहिए, लेकिन इसकी 839 है। क्यों? डबल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ट्वाइस स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, ये इसमें रीजन है कि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, इसलिए डबल बॉन्ड जो है वो ट्वाइस स्ट्रॉन्गर नहीं होता। इसके बाद बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बेस पे हो सकता है क्या? डाइपोल मोमेंट। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइपोल मोमेंट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। जैसे कार्बन एक साइड है, लीनियर ज्योमेट्री है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। वाटर की डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है, पोलर है, ऑक्सीजन के पास सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर्स हैं, तो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट भी जीरो होती है। ट्रांस आइसोमर्स जैसे ये है मेरे पास 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये डाइपोल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये डाइपोल। अपोजिट डाइपोल्स हैं, दे विल cancel out each of the effects, so their dipole moment will be zero. Dipole moment mu is equal to q multiply by r. इसका न्यूमेरिकल भी करना है आपने dipole moment का। और जो इसके आखिरी 2-3 पेजेस हैं उनमें एक तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है डायमंड के केस में एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन फर्दर 3 के साथ अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कोवलेंट कंपाउंड में एक एक्सेप्शनल केस है इन द सेंस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन कंडक्टर है? ग्रेफाइट कोवलेंट कंपाउंड में। और ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी दो रीजंस की वजह से, एक रीजन लेयर्ड स्ट्रक्चर और दूसरी रीजन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रेफाइट कंडक्टर है, बाकी डायमंड कंडक्टर नहीं है। डायमंड का जो सबलाइम टेंपरेचर है वो 3500 डिग्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर डायमंड में 4 है, एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से जुड़ी हुई है। अच्छा, चैप्टर 4 गैसेस के बारे में है। अब इसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन मेन स्केयर वेलोसिटी, इसका फार्मूला भी आना चाहिए, और साथ ये आपने प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो ये शॉर्ट है। इसके बाद इसमें एब्सोल्यूट जीरो, lowest minimum possible temperature at which volume of gas should decrease to zero, और आइसोबार क्या होता है इसमें, आइसोथर्म क्या है। इसके बाद जो है ना क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ज का, ये कैन बी योर शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद बची एवोगाड्रोस लॉ। अब एवोगाड्रोस लॉ में जैसे सपोज एसटीपी के ऊपर यू नो 1 मोल कोई भी गैस है उसका जो 1 मोल ऑफ O2 है या 1 मोल हाइड्रोजन है, O2 है, कोई भी गैस है, एसटीपी के ऊपर उसका वॉल्यूम 22.414 dm³ है। अगर कहते हैं जी 1 dm³ हाइड्रोजन गैस जो है इसका मास कितना होगा, 1 dm³ हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? सो मोलर मास 2 ग्राम है, इसमें वॉल्यूम 22.414 dm³ है, और अगर वॉल्यूम 1 dm³ होगा तो मास कितना होगा? x निकाल लेंगे, ऑलमोस्ट 0.09 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका एवोगाड्रोस लॉ है जिसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, याद रखिएगा गैसेस कोई भी गैस आइडियल नहीं है। हाँ,
कंपैरेटिवली गैस आइडियल हो सकती है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जबकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, डेविएट कर जाती है अपने आइडियल बिहेवियर से, क्योंकि गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है या फिर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। जो गैस जितना पोलर होती है उतना ज्यादा नॉन आइडियल होती है। जैसे अगर हम H2 को कंपेयर करें SO2 के साथ, तो SO2 -10 डिग्री पे ही लिक्विफाई हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन जो है -2 52.7 डिग्री पे जाके लिक्विफाई होगी। तो हाइड्रोजन कंपैरेटिवली ज्यादा आइडियल है अगर आप इसको SO2 से कंपेयर करें। सेम अमोनिया है, अगर अमोनिया गैस की बात करें तो वो भी ज्यादा नॉन आइडियल है। जो गैस जितना पोलर होती है उतना ज्यादा नॉन आइडियल होती है। जो जितना नॉन पोलर होती है उतना कंपैरेटिवली गैस वो आइडियल होती है। इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन इसका वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, उसके डेरिवेशन और खास तौर पे उसका न्यूमेरिकल भी अगर आ जाए आपको कि प्रेशर फाइंड आउट करें when gas is ideal and when gas is non ideal। अगर आइडियल है इसके लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे PV = nRT, अब V को उधर ले रहे हैं, P फाइंड आउट करें। और अगर नॉन आइडियल है इसके लिए आप वॉन डेर वाल्स इक्वेशन लगाएंगे। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन P + AN² / V² into V - NV = nRT। ये है। और अगर आप N1 मोल कर रहे हैं तो फिर ये A और V² हो जाएगा, ये भी V - B हो जाएगा, ये RT हो जाएगा। इवन आप टेम्परेचर फाइंड करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है तो फिर आप ये ऐसे लिखोगे P + A और V² = RT। V - B मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और फिर आप P निकाल लोगे, P = RT और V - B -A over V²। इस इक्वेशन को लगाएंगे। यहाँ पे A और B कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, इनकी वैल्यूज आपको गिवन होगी। हाँ, शार्ट क्वेश्चन A और B जो है इनकी यूनिट्स आनी चाहिए आपको। फिर जॉल थॉम्पसन इफेक्ट क्या है? When highly compressed gas suddenly expands, then cooling is produced. This is called as Joule Thomson effect. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे यही टॉपिक था, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। हाँ, डाल्टन लॉ की जो एप्लीकेशंस है खास तौर पे डीप सी डाइवर्स और रेस्पिरेशन, तो ये अलग अलग शार्प क्वेश्चन हो सकता है। और न्यूमेरिकल इसमें ग्राम्स लॉ में से, ग्राम्स लॉ के आपको दो न्यूमेरिकल्स गिवन है तो उनमें से आपका न्यूमेरिकल हो सकता है ग्राम्स लॉ में से। और एक शार्प क्वेश्चन और क्या, जो आइडियल गैस कांस्टेंट है आर की वैल्यूज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बाय यूजिंग एसआई यूनिट्स या फिर दूसरी यूनिट्स भी यूज करके आर की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके डेंसिटी और मोलर मास गैस का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम्स लॉ एमसीक्यूज याद रखिएगा, जैसे फर्स्ट कर लो CH4 है, SO2 है और हाइड्रोजन है या N2 है, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? तो मोलर मास देखेंगे, इसका 16 ग्राम है, इसका 64 ग्राम है, इसका 2 ग्राम है और इसका 28 ग्राम है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी या मोलर मास। जिसका मोलर मास जितना ज्यादा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका उतना कम होगा। पांचवें चैप्टर पे आ जाए तो इसमें फोर्सेस, दो फोर्सेस अच्छे तरीके से करनी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में खास तौर पे उसके फैक्टर्स यानी साइज ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या फिर पोलराइजेबिलिटी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीना, रेडियम या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रैटिन, साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम ग्रुप में तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। जबकि हैलोजेंस जो है फ्लोरीन, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, अगेन ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4 उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल खास तौर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से कम होना चाहिए, लेकिन वाटर का ज्यादा है। वजह, वाटर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि HF पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, यूनिट्स आनी चाहिए। इसके बाद ग्लिसरीन वाला यानी वैक्यूम डिस्टिलेशन से ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम कर सकते हैं, या फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम हाइट पे जाएं, हायर एल्टीट्यूड पे जाएं तो उतना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अगर यहाँ पे इस्लामाबाद में 100 डिग्री है, मरी में 98 डिग्री क्यों है, मोट एवरेस्ट में 70 डिग्री क्यों है, जब प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री क्यों हो जाता है। पेज 121 पे बुक है मेरे पास, इसमें जो वो दी हुई है आपको सरफेस टेंशन दी हुई है टेबल। तो अगर वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो अगेन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनॉमलस बिहेवियर में कि जब हम आइस की डेंसिटी की बात करें लो है, क्योंकि बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गैप आ जाते हैं, उसी लो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, एक तो आइस वाटर में फ्लोट करती है, दूसरा अगर हम उसको हीट करें तो 4 डिग्री पे 3.98 डिग्री तक डेंसिटी कम होने की बजाय बढ़ती है। इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से। वजह, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस में चेंज होना, जबकि उसमें फ्यूजन में मेल्टिंग है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। यस, एमसीक्यूज बच्चे लिक्विड क्रिस्टल में से कि जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, अगर उसकी हम बात करें, पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी आइसोट्रोपिक, मतलब a substance showing same properties in all directions, जबकि anisotropy भी हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी लिक्विड क्रिस्टल की, तो इसमें क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, अच्छा पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होना, क्यों, ड्यू टू इंटरनल अरेंजमेंट। एमसीक्यू ये है कि अगर हम लिक्विड क्रिस्टल को देखें तो लिक्विड क्रिस्टल हमेशा आइसोट्रोपिक होता है, लिक्विड क्रिस्टल हमेशा आइसोट्रोपिक होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद बच्चे छठा चैप्टर में अगर हम आए तो छठे चैप्टर में जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से 3 नंबर कंफर्म है, खासतौर पे आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, सिमेट्री, एनिसोट्रॉपी, और ट्रांजिशन टेंपरेचर का टेबल आना चाहिए। टिन दिया हुआ है आपकी बुक में, टिन है, और इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट है 128.5 डिग्री, सल्फर है आर्थोरोम्बिक, और कौन सा सल्फर है, मोनोक्लोराइड सल्फर है, और रोम्बिक सल्फर है 95.6 डिग्री है उसका ट्रांजिशन टेंपरेचर। इसके बाद यस, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भाई, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की कैलकुलेशन यानी यूनिट सेल के अंदर, और फिर इसके जो फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड, तीनों फैक्टर्स करने हैं, खासतौर पे रेडियस रेशियो वाला टेबल, रेडियस रेशियो वाला टेबल। इसके बाद बच्चे लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स, साइज ऑफ केटायन और एनायन, और फिर जो है एमसीक्यूज के लिए जैसे CO2 है, कौन सा क्रिस्टल है ये, CO2 मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की गम है। शुगर हो गया, यानी आपको इनकी यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन सा क्रिस्टल है, सिलिका यानी, तो आपको पता होना चाहिए कोवलेंट, आयनिक, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। मेटालिक सॉलिड से याद आया लास्ट चीज इस चैप्टर में, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 में भाई, चैप्टर नंबर 7 में ले शार्टलेस प्रिंसिपल, आपको कोई चीज कोई रिएक्शन दे दे, कोई भी दे दे, यानी N2 है 3H2 2NH3, इसमें डेल्टा H की वैल्यू -50 समथिंग है, मैं इसमें लिख देता हूं जैसे। अब इसके इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड, प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक है, टेंपरेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड, प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम पोजीशन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे वॉल्यूम, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इस इक्वेशन में राइट साइड पे मोल्स कम है तो प्रेशर इंक्रीज करने पर हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, और टेंपरेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक है, टेंपरेचर डिक्रीज करके फॉरवर्ड जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ये वैल्यू ना दे, जैसे 2I2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, I2 में बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, अगेन टेंपरेचर डिक्रीज करके फॉरवर्ड जाएंगे, तो ये है शार्टलेस प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें Kp और Kc का रिलेशन, इसका न्यूमेरिकल Kp और Kc में जो रिलेशन है, Kp Kc RT की पावर डेल्टा n, डेल्टा n जो है वो आप इससे निकाल सकते हैं, इस केस के लिए 2 - 4 है, क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के 3 + 1 4 है, तो ये -2, तो इसके लिए डेल्टा n क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
तो केपी और केसी का रिलेशन, केपी केसी से कम कब है, ज्यादा कब है और इक्वल कब है। और ये 7 चैप्टर में बच्चे। इसके बाद याद रखना है हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में सॉलिड और लिक्विड को आपने केसी एक्सप्रेशन में या केपी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करना। यस, इस 7 चैप्टर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्लस न्यूमेरिकल कॉमन एंड इफेक्ट खासतौर पे उस बफर सॉल्यूशन में यूज होता है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का न्यूमेरिकल इट माइट बी पॉसिबल या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से या प्रेसिपिटेशन में से एक होगा। तो ये 3 टॉपिक्स अच्छे से करके जाएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, प्रेसिपिटेशन खासतौर पे इसका न्यूमेरिकल, और हाँ इसमें आपको पता होना चाहिए Q और KC यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड कब जाएगी, रिवर्स कब जाएगी। Q और यानी रिएक्शन क्वेश्चन और KC का जो वो है, अगर Q रिएक्शन क्वेश्चन ज्यादा है KC से तो तब क्या होगा, या KC ज्यादा तो तब क्या होगा, और प्रेसिपिटेशन कब होगी कब नहीं होगी। ये केसेस पर एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद बच्चे चैप्टर 7 में न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 ये है प्रेसिपिटेशन का, इसको करना है। चैप्टर 8 की बात करें तो शुरू में एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये करना है, और के पीके केबी पीकेबी कौन से एसिड स्ट्रांग कैसे है और वीक कैसे है। और फिर यस इसमें जो प्रूव दैट पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू 14 ये क्वेश्चन हो सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बफर सॉल्यूशन लाजमी आएगा, खास तौर पे बफर एक्शन है लेकिन बफर कंपोजिशन भी पूछ सकता है। बफर सॉल्यूशन है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को एक खास रेंज तक मेंटेन करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इनाइंस हमेशा बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इनाइंस हमेशा बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे ये इनाइन है, जैसे ये इनाइन है, हमेशा जैसे ये इनाइन है, यानी जो वीक एसिड के इनाइन है वो हमेशा बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, जबकि केटाइन जो सारे इनाइंस बेसिक सॉल्यूशन नहीं बनाते। कुछ इनाइंस जैसे Cl नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव आयन है, तो ये है तो इनाइंस बट ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक कंजुगेट बेस है। जो वीक एसिड के इनाइन होते हैं यानी ये वाले स्ट्रांग कंजुगेट बेस हैं, वाटर से रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, और जो स्ट्रांग एसिड के इनाइन है वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। केटाइंस की बात करें जैसे Cu पॉजिटिव 2 है, जैसे अमोनियम पॉजिटिव 1 है, ये केटाइन हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन सारे केटाइन नहीं, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन वो वीक कंजुगेट एसिड है, वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। 9वें चैप्टर में अगर आप आए बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी सारी टाइप्स विद वन एग्जांपल ऑफ ईच, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शन ऑर्डर। खास तौर पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर का रिएक्शन है, वाटर सॉल्वेंट है, एक्सेस में होता है तो रेट लॉ में इंक्लूड नहीं होता। तो इनकी प्रॉपर आपने डेफिनेशन प्लस एक एग्जांपल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आपको जो टेबल दिया होता है उससे कैसे फाइंड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसकी हम बात करें इस चैप्टर 9 की, तो कोलिजन थ्योरी के साथ जो टॉपिक है जी बोल्ट्जमैन वाला जो कर्व है इसको अच्छे तरीके से करेंगे। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इसके बाद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जो बुक का एग्जांपल 9.7 और सेल्फ असेसमेंट 9.5 कैन बी योर शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे। अगर आसान पेपर आता है तो फिर कैटालिसिस पूछता है कि प्रूव करें कि जो कैटालिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो वो फिर आप ओजोन डिप्लीशन वाला एग्जांपल देंगे। तो नॉर्मली उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 17.1 किलो जूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन कैटालिस्ट तो वही कम होकर जस्ट 2.45 या 2.5 हो जाती है। और कैटालिसिस में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। 10वें चैप्टर में दो शॉर्ट क्वेश्चन पहले क्या, हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसकी एप्लीकेशन हॉट पैक, कोल्ड पैक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भी एप्लीकेशन जिसमें डी आइसिंग है या फिर कैसे वो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे वो उसमें गाड़ियों के रेडिएटर में यूज करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर देता है गर्मियों में,
डिप्रेशन एंड फिलिंग पॉइंट कर देता है सर्दियों में। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अलोंग विद इट्स ग्राफ, डिप्रेशन एंड फिलिंग पॉइंट, और साथ इसके क्या है वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और राउल्स लॉ की तीनों स्टेटमेंट्स करनी है। इन चार में से एक लॉन्ग होगा। ये प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है या इसी से ही रेलेवेंट वो आ जाए न्यूमेरिकल। ये चैप्टर 10 की बात कर रहा हूं। यस, इसमें एक और शार्ट है हेनरी लॉ, और इसमें के सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, पेज 219 पे है। और कौन से साल्ट्स है जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, इंक्रीज होती है जब क्या है NaCl में ऐसी क्या वजह है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी सेम रहती है विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। कंसंट्रेशन यूनिट्स में मोलैरिटी टेंपरेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम फैक्टर इन्वॉल्व है। मोलैरिटी नहीं करती क्योंकि उसमें मास है। टेंपरेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर बट मोलैरिटी डज नॉट। इसमें न्यूमेरिकल खास तौर पे एक एग्जांपल है आपकी बुक में, और वो एग्जांपल इंटरकन्वर्जन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स में एग्जांपल 10.8, जैसे आपको 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन दे दे, इसकी आप मोलैरिटी फाइंड आउट करें तो आप इसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो आप इस 15% वेट बाय वेट से पहले मास निकालें, मास ऑफ सॉल्यूट बल्कि 15 ग्राम ही है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट लाजमी करना है। ये बच्चे 10वां चैप्टर हो गया। 10वें चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है तो इसका मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है। अच्छा, इसके बाद कोलाइड सॉल्यूशन सस्पेंशन एमसीक्यूज आ सकता है, जैसे मिल्क है, ब्लड है, क्या है ये कोलाइड है, ठीक है, तो इस तरह एमसीक्यूज हो सकता है इसमें। इसके बाद बच्चे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 और 2021 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड 2021 बच्चे 11वें चैप्टर में अगर आसान पेपर है तो फिर तो सिंपल डेफिनेशन शुरू वाली, स्टेट फंक्शन क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, ये क्या है, जॉल्स क्या होता है और कैलोरी क्या है। याद रखिए जॉल्स और कैलोरी में जो रिलेशन है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जॉल्स के बराबर है 1 कैलोरी। अच्छा, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खास तौर पे प्रूव दैट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, प्रूव दैट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है। आप स्टार्ट कहां से करोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करोगे कि डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, यहां से शुरू करोगे, फिर W को प्रूव करोगे कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, P डेल्टा V होता है। कैसे प्रूव करना है आपको पता है, प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स क्या होगी फिर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया आ जाए, और फिर आपके पास जो वर्क होता है क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसकी जगह पे डेल्टा H ले लेते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो फिर W इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे ये पुट करें P मल्टीप्लाई बाय एरिया, आगे डेल्टा H है, तो डेल्टा H इनटू A जो है दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा V। तो ये आपने प्रूव कर लिया। तो यहां पुट करेंगे फिर आप इसको डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो Q माइनस P डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे अगर हम आए, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होती है फॉर एमसीक्यूज, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूरे एलिमेंट की हमेशा जीरो होती है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इनकी यूनिट्स आनी चाहिए, इनके फार्मूलाज और यूनिट्स आनी चाहिए। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट्स आनी चाहिए। इसमें आप वैसे निकाल नहीं सकते हैं खुद, कहते हैं हीट इज रिलेशन टू चेंज इन टेंपरेचर, heat equals to C delta T, C is heat capacity, तो C will be equals to Q over delta T। इसमें Q हीट है, ये एनर्जी है, जॉल्स पर कैलोरी की यूनिट आ रही है। जबकि अगर आप हीट के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें Q और M डेल्टा T आ जाएगा, तो Q जो है एनर्जी है, जॉल पर ग्राम, मास की यूनिट पर ग्राम और पर केल्विन आ जाएगा। और अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे N आ जाएगा, N डेल्टा T को T2 पर स्कीमा की पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा जॉल, और इसके बाद
एन जो है वो मोल है, तो पर मोल और पर कैलोरी आएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद यानी ये हीट कैपेसिटेंस के, और लास्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपका हेसेस लॉ और बॉर्न-नंबर साइकिल है। बॉर्न-नंबर साइकिल हर दफा पे अक्सर यानी 80% होता है कि वो पेपर में बॉर्न-नंबर साइकिल दे दे। NaCl का गिवन है बुक में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि ये दे दे, KCl भी दे सकता है, KCl भी दे सकता है, वो लिथियम क्लोराइड का दे सकता है। तो आपको जस्ट वैल्यूज गिवन होगी, बाकी सारा कुछ आप इसी तरह को फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। कौन सा? जैसे अगर हम 11वें चैप्टर पे हैं, 11वें में से बॉर्न-नंबर साइकिल, हेसेस लॉ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हीट कैपेसिटी। अच्छा, कैलोरीमीटर पता होना चाहिए कि आपको पता है कैलोरीमीटर हीट फ्लो के लिए को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, 11वें चैप्टर में जैसे ये इंपॉर्टेंट है, 10वें चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और राउल्स लॉ हो गया लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कंसंट्रेशन यूनिट्स, 9वें के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 8वें में अगर आप आए, 8वें में बफर सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस लॉ की बात कर रहा हूं। 7वें में अगर आप आए तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन इफेक्ट्स, प्रेसिपिटेशन का न्यूमेरिकल, और साथ आपको एग्जांपल एक दी हुई है शुरू में 7वें चैप्टर में आईसीएल वाली एग्जांपल पर कौन सी है? अगर 7वें चैप्टर में जाओ तो 7वें चैप्टर में अगर जाए कौन सी एग्जांपल है जो आईसीएल वाली है, जिसमें 1 मोल अगर आईसीएल ऐड करें तो व्हाट विल हैपन? 7.9 एग्जांपल, और सेल्फ असेसमेंट भी 7.9 है। तो इस तरह ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और केपी और केसी के जो रिलेशन है, केपी केसी, केपी केएक्स, केपी केएम। छठे चैप्टर में बता चुका हूं कैलकुलेशन वाला, वो लैटिस एनर्जी और जो कैलकुलेशन है उसकी यूनिट सेल की, लॉन्ग के लिए कह रहा हूं आपको। इसके अलावा पहले भी बोला है, फिर कह रहा हूं, छठे चैप्टर में आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एनिसोट्रॉपी, सिमेट्री, ट्रांजिशन टेंपरेचर, एक इनमें से कंफर्म होगा, दो भी हो सकते हैं, नहीं तो एक कंफर्म होगा। ठीक होगी बात। और NaCl जैसे NaCl जो है कैपिक क्यूबिन या फिर ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, अगर उसमें 10% यूरिया आ जाए, फॉर एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं। 5वें चैप्टर में लिनियर डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लॉन्ग की बात कर रहा हूं मैं। और चौथे चैप्टर में से वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है लॉन्ग के लिए, क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है, एब्सोल्यूट जीरो शॉर्ट के लिए, आर की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं शॉर्ट के लिए, डाल्टन लॉ की जो 4 एप्लीकेशंस हैं, तो उनमें से एक एप्लीकेशन रेस्पिरेशन वाली हो सकती है। खास तौर पे वेजर ग्राम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लाजमी करनी है, या इसमें से एमसीक्यू आएगा, मोलर मास पता हो, जितना मोलर मास ज्यादा उतना रेट ऑफ डिफिशन कम। थर्ड चैप्टर में से एमओटी से या वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए इथीन और इथाइन की। सेकंड चैप्टर में से वही रेडियस एनर्जी की कैलकुलेशन है। यस, हम बात कर रहे थे, अब आखिरी चैप्टर था हमारा 12th चैप्टर। तो 12th चैप्टर में बच्चे हम अगर आए, एक तो मेथड है आयरन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एक इसमें लाजमी होता है, 4 नंबर का हो सकता है, 5 का हो सकता है, और आयरन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा इसमें वो एक एमसीक्यूज, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होता है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है, जो गाड़ियों की बैटरी है, तो लेड स्टोरेज बैटरी के जो रिएक्शंस है ना, लाजमी करने हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और रिचार्जिंग ऑफ बैटरी। और इसके बाद यस, इसकी आयरन की कोरेजन दी हुई है, कोरेजन तो नहीं कहेंगे, आयरन के लिए रस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, बाकी सारे मेटल्स के लिए कोरोड होना या कोरेजन, आयरन के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन का जो रिएक्शन है ये करेंगे। इस चैप्टर के आखिर में जो है ना भैया, वो दिया हुआ है आपको, सिल्वर प्लेटिंग दी हुई है, सिल्वर प्लेटिंग आखिरी पेज के ऊपर शॉर्ट के लिए वो। और इसके अलावा आप जाएंगे, यस, आपका फेराडेज लॉ, जस्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की जस्ट स्टेटमेंट, और अगर आ सकता है इसमें 4-5 नंबर का न्यूमेरिकल भी हो सकता है। फेराडेज लॉ से रेलेवेंट, इलेक्ट्रोलिसिस से रेलेवेंट आपको न्यूमेरिकल भी वो दे सकता है। तो उसमें आपको फिर वो पता होना चाहिए, एक फेराडे कितने कूलम्स के बराबर है। आपको कोई भी 60 दे ना, कोई भी दे दे आपको, जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं, यानी मैं बात कर लेता हूं, सपोज CaCl2 की। अब इसमें इसको एनालाइज करना आपको खुद पता हो, Ca पॉजिटिव 2 प्लस 2 Cl नेगेटिव है। अब Ca पॉजिटिव 2 कैटाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम बना देगा, कैल्शियम आयन कैथोड पर।
और एनोड पर 2Cl-1 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्लोरीन गैस बना दे। अब आप इसके बारे में अगर आप आए देखें, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 1 मोल कैल्शियम बनाने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 फेराडे चार्ज यूज हो रहा है, यानी 2 फेराडे चार्ज यूज होता है, उससे 1 मोल आप कैल्शियम बना सकते हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 फेराडे जाएगा, तो 2 फेराडे के लिए 2 फेराडे चार्ज से 1 मोल कैल्शियम बना सकते हैं। 10 फेराडे से कितने बना सकते हैं? एक्स ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, और ये 10 फेराडे आप पीछे निकाल चुके होंगे, जो करंट वाला फार्मूला है। करंट क्या है? चार्ज और टाइम किसके बराबर है? करंट के बराबर है, एम्पियर करंट। I इक्वल टू Q बाय T। अगर Q निकालेंगे तो Q कैसे निकालोगे? Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T हो जाएगा। टाइम आपको वो देगा आवर्स में, उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। टाइम आवर्स में दे, मिनट में दे, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ये जो चार्ज आएगा ना आपके पास, ये कूलम्स में आएगा। आपने इस कूलम्स को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फेराडे। कूलम्स को आप फेराडे में चेंज करोगे। कैसे? एक फेराडे जो होता है वो 96500 कूलम्स के बराबर होता है। तो यहां से आपको चार्ज मिलेगा कूलम्स में, उससे आप किस में कन्वर्ट करोगे? फेराडे में। तो फिर यहाँ पे जितने फेराडे होंगे उससे आप मोल निकाल लेंगे, और मोल्स के बाद आप मास निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है मोल्स का, तो मास जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक हो गया। सेम क्लोरीन के लिए ये देखो, इसमें 2 फेराडे चार्ज यूज हो रहा है टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम। इसमें अगर आप आए तो 2 फेराडे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है जब 1 मोल क्लोरीन गैस बन रही है, बाकी वही सेम है। तो फेराडेज आखिरी चैप्टर की बात करो, फेराडेज फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्टेटमेंट न्यूमेरिकल, और रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जिंक, ये रिएक्शन पॉसिबल है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इसको हटा के देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन पॉसिबल है। जबकि अगर ये करो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जबकि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू भी आप वो सेल पोटेंशियल मेजर करके भी बता सकते हैं कि सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, नेगेटिव आ जाए तो फिजिबल नहीं है। दूसरा रिएक्टिविटी सीरीज में भी आप कह सकते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। नोबल मेटल्स जो है जैसे गोल्ड है, यूरेनियम है, वो सिर्फ एक्वारिजिया से रिएक्ट करती हैं। एक्वारिजिया, एक्वारिजिया क्या है? एक्वारिजिया, एक्वारिजिया आबे सुल्तानी कहते हैं इसको। क्या है? 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3, इनमें सॉल्युबल होती है जो नोबल मेटल्स हैं। तो 10वें चैप्टर में फिर आखिरी दफा फिर बात करते हैं इसमें वही हम गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट इसमें सी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। दूसरे एलिमेंट इसको जिंक के साथ जोड़ेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शी, और अगर आप इसको कॉपर के साथ जोड़ोगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग शी। तो यानी गैल्वानिक सेल, इसमें जो सेल पोटेंशियल का फार्मूला है क्या है? सेल पोटेंशियल इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है वो रिएक्शन फिजिबल है, सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। और हाँ, एक एमसीक्यू आपके सैंपल पेपर में था कि व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखना है जिसका सेल पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्टैंड करती है मेटल, और उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, अच्छी मेटल होती है। गैल्वानिक सेल में एनोड होती है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप टू बॉटम ऐसे अरेंज है एलिमेंट्स को, जैसे टॉप पे लिथियम है और एंड पे फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है जो ऊपर है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा नेगेटिव है, कम नेगेटिव, कम पॉजिटिव। ठीक है, तो ज्यादा नेगेटिव, कम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, जीरो है,
कम पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, फिर एंड पे जो है उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव। मीन कंपेयर करोगे, आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ए का जो ई नॉट है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका जो है वो है -2.05। दूसरे का बी का जो है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका दैट इज -1.47। यस, गैल्वानिक सेल में कौन एनोड है? कौन एनोड कौन होगी? ये जिसका ज्यादा नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है, सो इट विल एक्ट एज एनोड इन गैल्वानिक सेल, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, उतनी अच्छी मेटल होती है और उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छी मेटल अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अच्छा, आखिरी बात बहुत सारी थी वो ये कि जो प्री बोर्ड के पेपर्स में एक मिस्टेक थी बच्चों की, वो भी मैं लेकर शेयर कर लूंगा। ये कि ई शीट में फर्ज कर लो साथ से बैठे हुए हैं, साथ से अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दे हैं 20, तो अब 20 में आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अच्छे से आता है। तो अब आप जो क्वेश्चन नंबर 11 है जो आप ई शीट ओपन करेंगे तो उसमें जो 11 क्वेश्चन की जगह वहीं पे 11 करना है। तो ऐसे नहीं करना फ्रांस से की तरह कि अगर क्वेश्चन नंबर 11 है तो फ्रांस से क्वेश्चन नंबर 11 जो आप 1 की जगह पे शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ठीक लिखा है लेकिन 1 की जगह पे लिख दिया है, तो फिर एग्जामिनर को पूरा राइट है उसको क्रॉस कर दे क्योंकि आपने उस जगह पे नहीं लिखा। ये एक मिस्टेक थी। क्या कह रहा हूं, समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यानी आपकी शीट के ऊपर प्रॉपर जगह बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इधर लिखना है, पार्ट 2 इधर लिखना है। तो आप ये नहीं करेंगे क्वेश्चन अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं दे देंगे, जो क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग होती है ई शीट पे वो लिखी हुई होती है और उसी को फॉलो करके आपने नंबरिंग देनी होती है। एक चीज ये। दूसरी चीज ये, जब आप बबल्स फिल करते हैं इवन एमसीक्यूज के, ये फर्स्ट कर लो ऐसे ये है बबल, तो अब आपने इसको कुछ बच्चों ने ऐसे टिक किया हुआ था, तो ये ठीक नहीं है। इसको आप प्रॉपर क्या करोगे, शेडेड करोगे। बबल शीट को प्रॉपर आप शेडेड करोगे, ये वाला ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो ये दो मिस्टेक्स थी, ये आप लोगों ने करी। ठीक है भाई लोग, बेस्ट ऑफ लक।